morning, students. We will continue our lesson map reading and depiction. Video 3. Trough of low pressure and V-shaped depression. This is the condition of low pressure, which is a triangular form. The low pressure is less towards the base and high towards the peak of the trough. The line joining the center point of the base and the peak is called trough line. This line is at a place where the pressure is symmetrical and curved like as a cyclone. Now see, V-shaped depression. These are and in the triangular form, and which is the baseline, beta? Baseline is this, and this is peak. And what they said, the low pressure is less towards the base, so low pressure towards the base, and peak is this, and high towards the peak of the trough, and the trough line is this, is the trough line. Low pressure trough line are V-shaped. These are related with the warm and cold part of the cyclone. If it is related with the warm part, there are constant rain. When it is related with the cold part, the rains are very moderate. The sky are clear and weather become cool. अंडरस्टैंड? अब क्या होता है, ये जो दाब है, ये जो आप आकृति देख रहे हो, इसमें अल्पदाब गर्त, ठीक है ना, अल्पदाब गर्त. अब ये जो है, इसकी बेस लाइन आधार क्या होगा, ये वाली, ठीक है, और उसका शिखर कहाँ होगा, यहाँ. तो ये शिखर और बेस लाइन को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, उसको कहा जाता है टर्फ लाइन. आ गया समझ में? और इसका जो हिस्सा गर्म के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, अगर गर्म भाग उसके कांटेक्ट में आ गया तो लगातार वर्षा होती है, और अगर ठंडा पार्ट उसके इसमें आया तो सामान्य वर्षा होती है, और आकाश एकदम स्वच्छ होता है, और जलवायु जो है वो एकदम कूल होती है. देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन in the temperature of the front and rear part of the trough. The isobar are closed and speed of wind is very high. ये देखो, ये आइसोबार आपको पास पास दिख रहे हैं, और फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वो दूर दूर है. Cyclone and anticyclone are formed due to the contact of two different types of winds. The contact point is known as surface of separation. When the isobar on the surface are V-shaped, it is called V-shaped depression. यह अल्पदाब का त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है, जिससे कम दाब इस क्षेत्र के आधार पर होता है. इस क्षेत्र का शीर्ष उच्च दाब की ओर होता है, और क्षेत्र के आधार के मध्य बिंदु तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को गर्त रेखा कहते हैं. यह रेखा दाब क्षेत्र के उस स्थान पर होती है जिस पर दाब सममित एवं चक्रवात की तरह वक्र होती है. ये देखो, मैंने पहले ही समझाया आपको, ये जो है 3, इसका बेस लाइन है ये, और इसका शिखर है ये जोड़ने वाली जो लाइन है इसको कहते हैं टर्फ लाइन. और वो हमेशा कहाँ होती है, जहाँ पे दाब सममित और चक्रवात की तरह वक्र होती है. अल्पदाब गर्त की समदाब रेखाएं V आकार की होती है. इनका संबंध चक्रवात के गर्म एवं सर्द भागों से होता है.
यदि इनका संबंध चक्रवात के गर्भभाग से होता है तो इनके आने पर वर्षा लगातार होती है, और जब इनका संबंध सर्द भाग से मतलब ठंडे भाग से होता है तो वर्षा बहुत सामान्य होती है, आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता है और मौसम ठंडा हो जाता है। चक्रवात या प्रतिचक्रवात का जन्म दो विपरीत हवाओं के संपर्क से होता है। इस वायु स्पर्श स्थान को पार्थक्य पृष्ठ यानी सरफेस ऑफ सेपरेशन कहते हैं। जब धरातल पर समदाब रेखाएं वी आकार की हो जाती है तो इसको वी आकार अपदाब कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं वी शेप्ड डिप्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रफ ऑफ लो प्रेशर एंड वी शेप्ड डिप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं वेज, और इंग्लिश में वेज और हिंदी में उसको कहते हैं फान। तो अभी हमने जब वी शेप्ड डिप्रेशन देखा उसके बिल्कुल विपरीत होता है वेज में। क्या होता है देखते हैं हम। दिस इज वेज। It is a triangular high pressure area. The isobars are V-shaped with rounded peak. The peak indicates towards the low pressure area. In the center of the wedge, the air pressure is the highest and it goes on diminishing towards the peak and edge. ये देखो, ये दिख रहा है आपको वेज, और यहाँ पे हमने देखा था ट्रफ। ये देखो, ये है ट्रफ। अब ये ट्रफ के बिल्कुल उल्टा होता है वेज। क्या होता है? तो इन्होंने कहा है कि ये राउंडेड पिक होता है इसका, बराबर है, और वो क्या दर्शाता है? लो प्रेशर। और इसके सेंटर में क्या होता है? एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है, और जैसे जैसे वो पिक की तरफ जाता है वैसे वैसे वो कम हो जाता है। ठीक है ना? अब इसका पिक क्या है? ये, बराबर। अब देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट एंड द पीक पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट लाइन। तो ये पी और एफ जो है वो क्या है? क्रेस्ट लाइन है। और इन इट्स सेंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एंड वेदर इज प्लीजेंट। बराबर, इसके बीच में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और वातावरण एकदम आनंददायी होता है। वेज लाइन, द आइसोबार आर डिस्पर्स्ड एंड द वेदर इज प्लीजेंट एंड क्लियर। व्हेन द वेज एडवांसेस टूवर्ड्स द नॉर्थ, then the winds blow from the north in the front area and from the south in the rear area. In the front area, the sky is clear and blue, and the rear area it is cloudy and start drizzling. ये देखो, हम देख रहे हैं कि ये फान, यह एक त्रिभुजाकार उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इसकी समदाब रेखाएं वी आकार की होती है, जिनका शीर्ष गोल होता है। ये देखो, शीर्ष इसका गोल, और अल्पदाब के क्षेत्र की ओर इंगित करता है, मतलब यहाँ पे अल्पदाब होता है। इसके मध्य में सबसे अधिक वायुदाब रहता है, और शीर्ष तथा किनारों की दाब क्रमशः कम हो जाती है। ये देखो, एफ इधर लिखा है, इधर ये किनारे हैं, किनारे पे दाब कम हो जाता है। प्रधान चक्रवात के साथ इसका बढ़ाव आगे होता है। सर्वोच्च दाब बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा शिखर रेखा, इंग्लिश में हमने देखा उसको कहते हैं क्रेस्ट लाइन। तो ये पी और एफ क्या है? शिखर रेखा।
इसके केंद्र में उच्च दाब रहता है, मौसम सुंदर होता है। और आपने देखा होगा ये ट्रफ लो प्रेशर एरिया में पास पास होते हैं, यहाँ पे ये दूर दूर होते हैं। यहाँ पे वर्षा की संभावना होती है, यहाँ पे वातावरण एकदम आनंददायी होता है। नाउ वेज लाइन, द आइसोबर, अच्छा, wedge line. The isobar are dispersed and the weather is pleasant and clear. When the wedge advances towards the north, then the winds blow from north in the front area and from the south in the rear area. In the front area, the sky is clear and blue, and rear area, it is cloudy and start drizzling. दाब क्षेत्र की वह रेखा होती है जिस पर रेखाएं सममित तथा प्रतिचक्रवात की तरह वक्र होती है। इसकी समदाब रेखाएं प्रायः दूर दूर होती है। ये देखो, समदाब रेखाएं प्रायः दूर दूर होती है। जब फान दाब का बढ़ाव उत्तर दिशा में होता है तो अगले भाग में हवाएं उत्तर से और पिछले भाग में दक्षिण से चलती है। अगले भाग में आकाश स्वच्छ तथा नीला रहता है और पीछे बादल लग जाते हैं और बूंदें गिरने लगती है। आ रहा है बेटा समझ में? अब हमको पढ़ना है इंडिकेटर्स ऑफ एयर स्पीड। The system of measuring the wind speed was pioneered by the British naval chief Beaufort in 1805. That system is being used even today with some modifications in the Indian weather maps. Wind indicator which are being used are different from the one developed by Beaufort. This wind indicator shows the speed through its rear wings and the front end indicates the direction. Through these wings, any speed can be indicated. Normally, by changing half of the wind, a difference of 5 knots occurs. 1 knot means 1.85 km per hour or 1 knot to 1 nautical mile. Now here 5 knots, 10 knots, 15 knots and 50 knots. So 1 knot means 1.85 km per hour or 1 knot to 1 nautical mile. वायुवेग मापक्रम का नियोजन 1805 में ब्रिटिश जलसेनाध्यक्ष ब्यूफोर्ट ने किया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहा है। भारतीय मौसम मानचित्रों पर ब्यूफोर्ट वायु मापक्रम से भिन्न वायु मापिनी का प्रयोग होता है। इन संकेतों के पिछले पंख से वेग तथा अगले सिरे से दिशा का बोध होता है। इन पंखों को मिलाकर कोई भी वेग प्रकट किया जा सकता है। प्रायः आधा पंख बदलने के साथ वायु गति में 5 नॉट का परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको, ये छोटा, फिर ये अंतर बढ़ गया, फिर ये और ज़्यादा बढ़ गया और ये सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कितने कितने इसमें होता है? पंख बदलने के साथ वायु की गति में 5 नॉट का परिवर्तन होता है। इसीलिए इधर लिखा है देखो, 5 नॉट, 10 नॉट, 15 नॉट और 50 नॉट। और ये नॉट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा 1 नॉट किसके बराबर होता है? 1 समुद्री मील के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा बेटा? और एक बार आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, पर एक बार किताब में आप ज़रूर पढ़ना और ये जो आकृतियाँ हैं, जो चित्र दिए हुए हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो।
अब देखो यहाँ पे वायुमापन के संकेत, देखो इधर लिखा है ब्यूफोर्ड संख्या 0, वायु का नाम शांत, संकेत दिया हुआ है, और वेग मील में, और इसका क्या प्रभाव होता है तो वो भी दिया हुआ है, धुआं सीधे ऊपर उठता है। तो ये सारे संकेत आपको पढ़ने हैं और उसको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में या मैप आता है और मैप के और में ये संकेत पूछे जाते हैं। देखो अब ये सब आपके इसमें दिए हुए हैं, चिन्ह आपके इसमें सब संकेत दिए हुए हैं, बराबर। अब सीधा हम चलते हैं, ये देखो ये भारत का मौसम मानचित्र दिया हुआ है, दिख रहा है ना। अब हम इसका वर्णन करते हैं, कैसे देखो। सबसे पहले भारतीय मौसम मानचित्र की व्याख्या, जो आपको मैंने चित्र बताया था मौसम मानचित्र, वो 16 अगस्त 2007 का है, और यह 8:30 बजे प्रातःकाल की मौसम दशाओं का चित्रण करता है। और भारत में उस वक्त कौन सा ऋतु, तो भारत में वर्षा ऋतु का महीना है, इसीलिए देखो इस पे लिखा है मौसम मानचित्र वर्षा ऋतु 16 अगस्त प्रातः 8:30 बजे। अब वायु दाब का वितरण, ये सब हमको मैप में देखना है, तो ये वायु दाब का वितरण के लिए देखो हम यहाँ देखते हैं। देखो दिए गए मौसम मानचित्र अल्प वायुदाब का है, वायुदाब के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। अब ये जो है इसमें उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। प्रथम क्षेत्र 998 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक का भारतीय भाग सम्मिलित है। अब आप इस नक्शे में देखो 998 कहाँ पे दिख रहा है आपको नक्शे में कहीं, ये देखो ऊपर यहाँ पे लिखा है 998 मिलीबार मिला। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये है पहला क्षेत्र, ठीक है। फिर दूसरा देखो, द्वितीय क्षेत्र पूर्वी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का है। यह 1000 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। दक्षिण में वायुदाब क्रमशः बढ़ता गया है। अब देखो यहाँ पे देखो आप नक्शे में मानचित्र में आपको 1000 कहाँ पे दिख रहा है कहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा है 1000, ये देखो ये पूरा ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा, दक्षिण की ओर दाब बढ़ता गया है। फिर तीसरा है उच्च दाब का क्षेत्र श्रीलंका के दक्षिण में है, जो 1010 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम से पूरब में है। यह एक विशाल उच्च दाब का क्षेत्र है। इस मानचित्र में दाब प्रवणता साधारण है। उत्तर से दक्षिण को समदाब रेखाओं का माप बढ़ता गया है। तमिलनाडु में वायुदाब प्रवणता है। अब देखो ये तीसरा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1010 मिलीबार बराबर है। और श्रीलंका यहाँ से ये शुरू हुआ है, ये दाब यहाँ से फिर देखो यहाँ से होता हुआ श्रीलंका के और इसका विस्तार इन्होंने देखो इधर पहले यहाँ पे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से पूरब की ओर। देखो ये पश्चिम से शुरू हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से श्रीलंका के ऊपर से देखो ये गया है पूर्व की तरफ।
आ गया बेटा समझ में? अब देखते हैं हम इंग्लिश में। डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर प्रेशर। द मैप गिवन इज ऑफ मिनिमम एयर प्रेशर. द एयर प्रेशर zones are as follows. The air pressure zones are divided into three parts. First, 998 millibar, and the area is covered by this is Pakistan, Western Uttar Pradesh and Kashmir. So this is first part, and millibar 998 millibar. Second zone is 1000 millibar. And which areas are included in this? Eastern Orissa and West Bengal. The air pressure has been gradually increasing. Third is the high pressure zone is on the south of Sri Lanka, which is encircled by normal pressure line of 1010 millibar. This area extends from west to east 1010, and it is started from here west 1010 millibar, and it starts from west and through this and Sri Lanka it is went to eastern side. This is the third zone of air pressure. The pressure gradient is normal in this zone. Pressure is increasing from north to south. Tamil Nadu is air pressure prone zone. Where is Tamil Nadu? Here. Now another point is direction and speed of wind. In most part of the map, the wind speed is in 5 and more than 5 knot. On the west coast, the wind speed is about 10 knot. In the southern India, the wind is blowing from west to east. In India, the state of Kashmir, the direction of the winds is from north to south, and in Madhya Pradesh it is from west to east. In Assam, the direction of the wind is from east west and south west. Wind speed. वायु दिशा एवं वायु वेग। मानचित्र के अधिकांश भाग में वायु का वेग 5 नॉट से अधिक है। पश्चिम तट पर वायु वेग 10 नॉट के लगभग है। दक्षिण भारत में वायु पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। भारत में कश्मीर राज्य में वायु की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, तथा मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूरब की ओर है। असम में वायु प्रवाह की दिशा पूरब पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो ये मौसम मानचित्र में आप लोगों को दिख रहे नहीं है, ऐसे एरो बराबर है, दिख रहा है बेटा? ये क्या दर्शाते हैं? क्या दर्शाते हैं?
दिशा दर्शाते हैं। और आप अगर संकेत देखोगे तो आप खुद ही जान जाओगे कि जहाँ पे पूरा पूरा काला गोला है वो क्या दर्शाता है, पूर्ण मेघाच्छादन, यानी पूरा ये जो है एरिया है जो आकाश से घिरा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ पे ये घिरा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, देखो यहाँ पे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के नीचे इधर केरल। आ रहा है समझ में आपको? तो जहाँ जहाँ पे पूरा ये है ब्लैक है तो वो कौन सा क्या दर्शाता है, वो मेघाच्छादन, पूर्ण मेघाच्छादन। और इंग्लिश में हम कहेंगे फुल क्लाउड, बराबर। अब कंडीशन ऑफ स्काई, रेनफॉल एंड पोजीशन ऑफ क्लाउड्स। In the western India, the sky is cloudy. The skies of Bangladesh, Assam, Agartala, Manipur and Dibrugarh are also cloudy. All these areas which are fully black, they are all indicate the cloudy weather. The skies of Jalpaiguri of West Bengal, Daltonganj and Darbhanga of Bihar, Gorakhpur of Uttar Pradesh, Bhopal and Madhya Pradesh, Jabalpur and Indore are also cloudy. देखो हमारे ये बीच बीच में जो है वो हमारा मध्य प्रदेश का है। तो इन शॉर्ट बेटा जहाँ जहाँ पे ये पूरे काले गोले हैं वहाँ पे क्या है, वेदर इज क्लाउडी, मतलब पूरी तरह से आकाश बादलों से घिरा हुआ है। In the oceanic region, the skies are clear. The most parts of India, the skies are cloudy. From the map, it is clear that the month of August is of heavy rains. In two regions of India, that is Western Ghats of Maharashtra and Assam, and the states of Northeast, Eastern Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Gujarat and Chota Nagpur area will have normal rains. The areas of northwest India will have less than normal rains. The rainfall in important places is as follows. Jalpaiguri 2.2 centimeter, Siliguri 1.4 centimeter, Mahabaleshwar 9.4 centimeter, Indore 8.1 centimeter, Cherrapunji 7 centimeter, Pachmadi 6 centimeter, Ratnagiri 5.3 centimeter, Kalimpong 5.1 centimeter. भारत के पश्चिमी भाग में आकाश मेघाच्छादित है, ये पूरा देखो पश्चिमी भाग है ना। फिर जहाँ जहाँ पे मैंने कहा ना आपको पूरा पूरा काला है वहाँ पूरा क्या है, मेघाच्छादित है। और वो कौन कौन से है देखो, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, बिहार में डाल्टनगंज और दरभंगा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर का आकाश भी मेघाच्छादित है। उत्तर पश्चिमी भारत में बादल कम हैं, समुद्री भागों में आकाश स्वच्छ है। भारत के अधिकांश भागों में आकाश मेघाच्छादित है। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि अगस्त भरपूर वर्षा का माह है। भारत वर्ष के 2 क्षेत्रों में वर्षा अधिक है, पश्चिमी घाट एवं महाराष्ट्र और असम एवं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा छोटा नागपुर में साधारण वर्षा है। उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कम है। प्रमुख स्थानों में वर्षा की मात्रा निम्न है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, वही पढ़ रही हूँ मैं। जलपाईगुड़ी 2.2 सेंटीमीटर, सिलीगुड़ी 1.4 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर
9.4 सेंटीमीटर, इंदौर 8.1 सेंटीमीटर, चेरापूंजी 7 सेंटीमीटर, पचमढ़ी 6 सेंटीमीटर, रत्नागिरी 5.3 सेंटीमीटर, कलिंपोंग 5.1 सेंटीमीटर. Now, condition of the sea. The condition of the sea can be known from the weather map. On western coast of Gujarat, condition of the sea is calm. Near Ratnagiri, it is smooth. On the coast of Kerala, it is smooth and rough. And near Minicoy, the sea is slight. The sea has been calm in Sri Lanka and Middle India. Near Vishakhapatnam and Andaman and Nicobar, the condition of the sea is the same. अब हम देखते हैं. देखो, मौसम मानचित्र से समुद्र की स्थिति स्पष्ट होती है. कैसे? गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र की दशा सम है. गुजरात का तट कहाँ पे है? यहाँ पे. फिर रत्नागिरी के पास स्निग्ध, ये इधर आता है रत्नागिरी. और फिर केरल के तट पर स्निग्ध एवं अशांत. केरल स्निग्ध एवं अशांत. और श्रीलंका तथा भारत के मध्य भाग में समुद्र शांत रहा है. विशाखापट्टनम तथा अंडमान निकोबार के पास भी समुद्र की यही, ये देखो अंडमान निकोबार, यहाँ पे दशा. अब इस मैप को देख के मौसम की भविष्यवाणी. संपूर्ण देश में वर्षा की प्रबल संभावना है. भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा के होने के आसार कम हैं. पश्चिमी तट एवं पूर्वी भारत में घनघोर बादल छाए हुए हैं. इससे भारी वर्षा की संभावना बनती है. उत्तर पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में अच्छी वर्षा की संभावना है. देखो अब वेदर फोरकास्ट. There are fairly good possibilities of rains in the whole of the country. In the northwest India, there are less possibilities of rains. Western coast and eastern India are covered with dense clouds. Therefore, there are possibilities of heavy rains in the northeastern India and central India. There are possibilities of good rainfall. On the basis of above points, weather map can be interpreted. And the important 1 knot, a unit to measure the speed of wind. 1 knot is equal to 1.85 kilometer. It means that the wind is blowing at a speed of 1.85 kilometers per hour. Storm, blowing sudden heavy winds which subsides after some time. Observatory, a center where weather conditions, observation of facts and documentation of data is done for preparing weather maps. 1 नॉट, वायु वेग नापने की इकाई. 1 नॉट बराबर 1.85 किलोमीटर. इसका अर्थ है कि वायु की गति 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है. झंझा, वायु के आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, झंझा कहलाते हैं. वेधशाला, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अभिलेखन का केंद्र वेधशाला कहलाता है. यहाँ पे बेटा हमारा लेसन कंप्लीट होता है और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जो कि मैप और मैप के और में इसके साइन होते हैं. तो ऐसा ही दूंगी कि पहले मैप
और वो मैप आपको भरना सिखाऊंगी और उसके बाद आपको ये मौसम मानचित्र के संकेत उसमें दर्शाने हैं या उनके नाम लिखने हैं। तो हमेशा ये क्वेश्चन और में आता है, या तो आप नक्शा भरो या फिर आप इन संकेतों के नाम लिखो।